सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आज। इसमें हम प्रोजेक्ट प्लानिंग देखेंगे, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें अलग अलग कॉस्ट एस्टिमेशन के मॉडल्स, फिर सॉफ्टवेयर के साइज मैट्रिक्स, एम्पिरिकल एस्टिमेशन कैसे होता है, ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन कैसे होता है, फिर कोकोमो मॉडल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन, स्टाफ किस तरीके से डिसाइड होते हैं, कितने स्टाफ चाहिए, और अगर समय कम मांगा आपके एंड कस्टमर ने तो किस तरीके से ये शेड्यूल का कंपैरिजन कॉस्ट पे फिट करता है, समराइज करेंगे। फिर तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है ये फॉल्टी होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ना, उसे जानना, उसकी अलग अलग विधाओं का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आप चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए आपके प्रोजेक्ट का कि जो इंजीनियर्स हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल या अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए बाध्य हो जाए और वो एफिशिएंटली काम करें। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के निहित क्या क्या आता है, उसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या आता है। पहले है आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग। जब एक बार तय हो गया आपके और एंड कस्टमर्स के बीच में कि हाँ भाई आप प्रोजेक्ट बनना है, तो इसके प्रपोजल की लेखनी, डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट के कॉस्ट एस्टिमेशन, शेड्यूल, स्टाफ कितना लगेगा, फिर मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस होने हैं, अलग अलग वर्जन आप जनरेट कर रहे हैं, मेंटेनेंस का पार्ट जो है वो सारा इस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आता है। फिर रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क अबेटमेंट, ये रिस्क में आता है। उसके बाद कई जगह आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, अलग अलग प्रेजेंटेशन देना होता है। ये सारे काम प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्टिविटीज काफी वेरिड है, काफी अलग अलग है। इनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में, और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल एक्टिविटी, इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक बार जब आपने जान लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया, फिजिबिलिटी स्टडी कर ली कि एक बार आपने देख लिया कि हाँ भाई प्रोजेक्ट मेरा फिजिबल है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या आता है? पहला एस्टिमेशन, कितना, अब कितना शब्द याद रखिएगा, कितना एफर्ट, एफर्ट लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं, कितना समय लगने वाला है। प्रोजेक्ट की फिर शेड्यूलिंग होती है, फिर स्टाफ देखा जाता है कितना जरूरत है, रिस्क, जो अलग अलग रिस्क हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी एनालिसिस होती है, उसके अलग अलग तरीके देखे जाते हैं रेजोल्यूशन के, और फिर अबेटमेंट यानी कि इसको रिजॉल्व करने का तरीका। उसके अलावा अगर कोई क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है, कोई क्वालिटी आपके स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं या आप कर रहे हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान भी ये काम है आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी में आता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चेंज जब होगा, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये चेंज मैनेजमेंट ही होता है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत केयर और अटेंशन चाहिए होता है इसमें, क्योंकि आप कोई भी टाइम या रिसोर्सेस अनरियलिस्टिक कोई एस्टिमेट नहीं कर सकते, कमिटमेंट होना चाहिए उसके लिए। तो अगर ऐसा कुछ कर दिया आपने, गलत समय और गलत कमिटमेंट कर दिया, तो डिलेज होंगे, कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, आपका टीम का मोरल भी डाउन होगा, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग तरीके की प्लानिंग होती है। एक ये स्लाइडिंग विंडो प्लानिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है वो काफी अलग अलग स्टेजेस में होती है, और इसमें ऐसा होता है कि शुरुआत में आप कोई कुछ कमिट करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आपके पास आने लगती है तो आप और प्रोजेक्ट के बारे में जानने लगते हैं, उस पर काम होने लगता है। तो इसलिए आप अब एक्यूरेट प्लानिंग कर सकते हैं। फिर एसपीएमपी डॉक्यूमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, एसपीएमपी। तो एक बार जब प्लानिंग हो गई तो आप इन प्लान्स को डॉक्यूमेंट करते हैं एसपीएमपी डॉक्यूमेंट में। एसपीएमपी डॉक्यूमेंट में आपका इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें ये सारी चीज आती है। प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स होता है, फिर प्रोजेक्ट रिसोर्स प्लान होता है, शेड्यूल्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोल प्लान होता है, फिर मिसलेनियस प्लान, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोसेस को कैसे टेलर करेंगे। तो अलग अलग चीजें इसमें आती हैं। फिर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट एस्टिमेशन अगर देखें, सबसे पहले आपको साइज पता करना पड़ता है प्रोडक्ट का क्या है। कॉस्ट जो है, कॉस्ट है, एफर्ट है, ड्यूरेशन है, वो सब निकल के आएंगी साइज से। ध्यान रखिएगा, हर चीज की शुरुआत सॉफ्टवेयर में साइज से होगी। तो इसके लिए एक बार आपने जब साइज एस्टिमेट कर लिया, फिर आप एफर्ट निकाल सकते हैं। एक बार एफर्ट निकाल दिया तो आप कॉस्ट और ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एस्टिमेशन इस तरीके से होती है। सबसे पहले साइज एस्टिमेट करते हैं आप, फिर उससे आप एफर्ट और ड्यूरेशन निकालते हैं, एफर्ट से आप कॉस्ट निकालते हैं, एफर्ट और ड्यूरेशन को मिला के आप स्टाफिंग का एस्टिमेशन करते हैं, और फिर स्टाफिंग एस्टिमेशन और ड्यूरेशन को निकाल के आप शेड्यूलिंग करते हैं। तो ये एक फ्लो है, किस तरीके से आप अलग अलग चीजों का एस्टिमेट करते हैं। इसीलिए हम सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन या कॉस्ट एस्टिमेशन है, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट एस्टिमेशन। 3 अप्रोचेस हैं अलग अलग एस्टिमेशन के।
एक एम्पेरिकल है, एक ह्यूरिस्टिक है, एक एनालिटिकल है। तो एम्पेरिकल क्या है, इसमें एक एजुकेटेड गैस यानी कि एक ऐसा गैस लिया जाता है जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बेसिस पे, यानी कि एक ऐसा नहीं वाइल्ड गैस नहीं होता है, एजुकेटेड गैस होता है। ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स में इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एस्टिमेट की जानी है, ये किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लिखने की कोशिश करते हैं। ये आप देखेंगे, अलग अलग बताऊंगा आपको। एनालिटिकल टेक्निक्स में इसमें कुछ पहले सिंपल बहुत सरल एजम्पशन लिए जाते हैं, उसके बाद जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो रिजल्ट आने हैं, वो इन एजम्पशन से डिराइव किए जाते हैं। इसे हम एनालिटिकल टेक्निक्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर का साइज मैट्रिक्स अगर देखा जाए, क्योंकि हर चीज की शुरुआत साइज से होनी है, तो लाइन ऑफ कोड ये सबसे ज्यादा और सबसे सिंपल वाइडली यूज्ड मीट्रिक है, लाइन ऑफ कोड। जो कमेंट्स और ब्लैंक लाइंस आप देखेंगे उन्हें हम काउंट नहीं करते। एलओसी या केएलओसी, किलो लाइन ऑफ कोड की जो डिसएडवांटेज है इसमें यह है कि हर आदमी अलग टाइप से कोडिंग करता है। कोई छोटे प्रोग्राम में बहुत सारी चीज कर देता है, किसी को बड़ा प्रोग्राम लगता है कई चीजें करने के लिए। तो साइज जो है वेरी करता है कोडिंग स्टाइल, और ये केवल कोडिंग एक्टिविटी पर ही ध्यान देता है, केवल जो कोडिंग एक्टिविटी। लेकिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में तो अलग अलग फेजेस होते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? जो क्वालिटी और एफिशिएंसी, एक तो क्वालिटी होती है एक एफिशिएंसी होती है कोड की, उनका कोरिलेशन बड़ा पुअर है इसमें। और जो हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोड रिव्यूज है, ये इसमें बड़े सफर करते हैं अगर आप एलओसी यूज करते हैं। ये केवल क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या तो कोड की लाइनें गिन रहे हैं, तो जो लेक्सिकल या टेक्सचुअल कॉम्प्लेक्सिटी है ये केवल मेजर की जा सकती है जो आपने अलग अलग चीज लिखी है। जो स्ट्रक्चरल या लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसे नहीं आप निकाल सकते। और जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, केवल उसी से लाइन ऑफ कोड्स निकालना बहुत मुश्किल। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा आपको। इसीलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए ये इतना कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वाइडली एक्सेप्टेड है। दूसरा तरीका है फंक्शन पॉइंट मैट्रिक। ये जो शॉर्टकमिंग मैंने अभी आपको एलओसी की बताई, उस सबको ये ओवरकम करता है। ये एल्ब्रेक्ट ने प्रपोज किया था। तो फंक्शन पॉइंट में आपके जो इनपुट आ रहे हैं, जो आउटपुट आ रहे हैं, इंक्वायरीज है, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, इंटरफेसेस कितने हैं सिस्टम्स के साथ, वो सारी चीजें लेके 4 into 5 into ऐसे करके आप ऐड कर देते हैं इसको। ये एक्सप्रेशन देखिए, ये प्रपोज किया था एल्ब्रेक्ट ने फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स के लिए। तो इसमें इनपुट क्या है, ये इनपुट है, रिलेटेड अगर है तो फिर उसको एक ही काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से आउटपुट है, अगर रिलेटेड आउटपुट है तो इसको भी एक काउंट किया जाएगा। इंक्वायरी, हर एक यूजर क्वेरी जो है उसको इंक्वायरी बोलते हैं, उसे हम काउंट करेंगे। फाइल्स, जो एक्चुअल फिजिकल या फाइल्स है, उन्हें हम, फाइल्स आर लॉजिकली रिलेटेड डेटा, तो उन लॉजिकली रिलेटेड डेटा को, जो कि डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, फिजिकल फाइल्स भी हो सकती हैं, उन फाइल्स की यहाँ बात कर रहे हैं। इंटरफेस की बात करें तो अगर कोई दूसरा सिस्टम है जिसके साथ आपका सिस्टम इंटरफेस्ड है तो डेटा जरूर इधर उधर जाएगा। तो ये डेटा ट्रांसफर जो है दूसरे सिस्टम के लिए, इसको हम इंटरफेस की संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक है। जो साइज है फंक्शन का, ये इंडिपेंडेंट समझा जाता है कॉम्प्लेक्सिटी से। अब ये भी एक मसला है। फंक्शन पॉइंट मैट्रिक के साथ फीचर पॉइंट मैट्रिक है। इसमें अगर आप फंक्शन पॉइंट मैट्रिक के ड्रॉबैक को दूर करना चाहते हैं तो फीचर पॉइंट मैट्रिक है, इसमें एक्स्ट्रा पैरामीटर आप जोड़ सकते हैं एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। आपने लॉग एन, एन लॉग एन ये सब सुना होगा, वो उस चीज की बात हो रही। जो इसका सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि जो फंक्शन पॉइंट के सपोर्टर जो है वो कहते हैं एक तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से ही आप साइज निकाल सकते हैं। जबकि जो अपोनेंट्स हैं वो क्लेम करते हैं कि ये सब सब्जेक्टिव है, हर आदमी अलग अलग एस्टिमेट लेके आ जाएगा एक प्रॉब्लम के लिए। इसीलिए अगर आप एम्पिरिकल साइज एस्टिमेशन टेक्निक देखें तो इसमें क्या होता है कि एक गेस लिया जाता है और एक्सपर्ट जजमेंट इसमें होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी गेस कर रहा है, इसमें जो एक्सपीरियंस आदमी है, एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर है या और जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स है, वो एक वाइल्ड की जगह एक बहुत समझदारी का गेस लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि जो इंडिविजुअल है, एक सिंगल आदमी है, उससे बायस होगा, उसने जो सोचा उसी के आगे चीजें बढ़ने लगेगी। ये डेल्फी एस्टिमेशन आया उसके बाद, जो एक्सपर्ट जजमेंट हम जिसे कह रहे हैं उसको ये दूर करता है। तो एक्सपर्ट जजमेंट जैसे मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जीयूआई हो गया, डेटाबेस मॉड्यूल हो गया, डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो गया या बिलिंग मॉड्यूल हो गया। और फिर इसके बाद इन सब गैसेस को, एडप द गैसेस, हर एक कंपोनेंट के गैसेस जो आपने लगाए हैं, जो एक तरीके से आपने अपने अपने आइडियाज लिए हैं इसमें, उन सबको जोड़ दिया जाता है हर एक कंपोनेंट का निकालने के बाद। और डेल्फी एस्टिमेशन में क्या किया जाता है, जो
एक्सपर्ट्स हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी टीम बनती है। हर एक एक्सपर्ट अलग अलग एस्टिमेशन करता है और फिर वो बताता है कि मैंने जो एस्टिमेशन किया है उसके पीछे रैशनल क्या है, उसके पीछे मेरी रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है। फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैशनल उन्हें दिखता है, कोऑर्डिनेटर क्या करता है, उनको सर्कुलेट करता है अलग अलग एक्सपर्ट्स को। फिर एक्सपर्ट्स इसे री एस्टिमेट करते हैं। एक बार उन्होंने कर लिया, उसका जब दोबारा उनके पास आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक आइडिया से, तो वो दोबारा री एस्टिमेट करते हैं। तो वो कभी एक्सपर्ट मिलते नहीं है कोई अपने व्यू पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए। फिर ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक आई। इसमें अगर सिंगल वेरिएबल देखिए, मल्टीपल वेरिएबल भी है, सिंगल वेरिएबल भी है। तो उसके लिए हम पैरामीटर जो भी एस्टिमेट करना होता है उसमें कांस्टेंट लगाते हैं, और ये C1 और D1, और यहाँ पर है आपका एस्टिमेटेड कैरेक्टरिस्टिक। मैं आपको दिखाऊंगा इसका कैसा होता है। मल्टी वेरिएबल मॉडल में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पैरामीटर हम यहाँ लगा रहे हैं वो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक में डिपेंड करते हैं। जैसे आप पैरामीटर जो भी एस्टिमेट करना है वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इसी का बड़ा रूप है। और ये सिंगल वेरिएबल से ज्यादा एक्यूरेट है ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक। फिर कोकोमो मॉडल की बात करते हैं। कोकोमो मॉडल मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये कोकोमो यहाँ से लिया गया, बोयम साहब ने इसे प्रपोज किया था। ये कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक हो गया, सेमी डिटैच हो गया और एम्बेडेड हो गया। तो ये है क्या, जो एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, सिस्टम के प्रोग्राम है, उसमें अगर हम देखें कि हम पहले कैसे जो प्रोडक्ट क्लासेस कैसे बनाएंगे, तो यदि डेटा प्रोसेसिंग या साइंटिफिक प्रोग्राम्स है वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। कंपाइलर, लिंकर या एडिटर वो यूटिलिटी प्रोग्राम में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम प्रोग्राम्स, ये सारे सिस्टम प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट क्लासेस को और एलॉबरेट करें तो जो 3 प्रोडक्ट क्लासेस थी इसमें ऑर्गेनिक थे। ये बहुत छोटा अगर ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, और जो प्रॉब्लम है जिस पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन जिस पे काम कर रहे हैं, वो अगर अच्छी तरीके से अंडरस्टूड है तब ये ऑर्गेनिक यूज होता है। ऑर्गेनिक हमें कहते हैं उसको। सेमी डिटैच मतलब ये है कि आपके पास जो स्टाफ है वो एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस दोनों का मिला जुला है। एम्बेडेड का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो ना केवल सॉफ्टवेयर है बल्कि वो कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर से भी डील कर रहा है, जैसे रियल टाइम सिस्टम्स। यहाँ पर इन तीनों कैटेगरी के बारे में बात होती है। कोकोमो मॉडल कहता है तीनों कैटेगरी के लिए, तीनों प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए अगर साइज एस्टिमेशन करें किलो लाइन ऑफ कोड, तो बोयम अपने इक्वेशन देते हैं इसमें। पहला तो यह है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो मंथ्स में निकाली जाती है और एफर्ट प्रोग्रामर मंथ या पर्सन मंथ में निकाली जाती है। तो कहाँ से लेके आए इक्वेशन को, इन्होंने बहुत सारे अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट देखे और उस हिस्टोरिकल व्यू में और उनके आइडियाज लेके, उनकी स्टडी करके इन्होंने ये इक्वेशंस लेके आए। जैसे तीन अलग अलग स्टेज होते हैं सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के, अलग अलग 3 स्टेज होते हैं। एक होता है बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो और कंप्लीट कोकोमो। तो बेसिक कोकोमो मॉडल लेंगे आप तो ये एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन है, A1 KLOC A2, और एफर्ट निकालना है तो ये हो जाएगा। KLOC आपका साइज है, साइज से एफर्ट निकल आएगा, फिर इस एफर्ट को यहाँ डालेंगे तो आपका डेवलपमेंट निकल आएगा टाइम। तो KLOC किलो लाइन ऑफ कोड है, A1 A2 B1 B2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कांस्टेंट है अलग अलग कैटेगरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, सेमी डिटैच्ड हो, या फिर आपका जो तीसरा है वो ये वाला एम्बेडेड। क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आज का जो चीजें बन रही है वो आपकी कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और इस तरीके की ही बन रही है, इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये 3 हो गए। टाइम ऑफ डेवलपमेंट, ये टाइम है जो आपको लगेगा सॉफ्टवेयर बनाने में इन मंथ्स, और एफर्ट की बात जहां तक हो रही है वो आपका निकालेगा कि कितने पर्सन मंथ्स में एफर्ट निकल के आएगा। तो ऑर्गेनिक अगर यदि है तो ये होगा 2.4 KLOC टू द पावर ऑफ 1.05 पर्सन मंथ्स, एफर्ट पर्सन मंथ में आता है। सेमी डिटैच के लिए एफर्ट जो लगेगा वो लगेगा, ये फॉर्मूला है 3 into KLOC की पावर 1.12 PM, और एम्बेडेड यदि है तो 3.6 into KLOC टू द पावर ऑफ 1.20 पर्सन मंथ्स। और यदि आप डेवलपमेंट का टाइम निकालना चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि आप यहाँ निकालेंगे कि 2.5 ऑर्गेनिक के लिए टाइम ऑफ डेवलपमेंट 2.5, एफर्ट की पावर 0.38 मंथ्स, और सेमी डिटैच के लिए 2.5, एफर्ट की पावर 0.35 मंथ्स। एम्बेडेड के लिए आप 2.5 इंटू एफर्ट की पावर 0.32। देखिए इसमें कम हो रहा है ये पावर, जबकि इसमें ये बढ़ रहा था पावर, और इसके साथ ये जो कांस्टेंट है भी बढ़ रहा था एफर्ट के लिए। यहाँ पर कांस्टेंट तो कॉमन है 2.5, इस तरीके से याद करिएगा इसको। एफर्ट 0.38 से 0.32, उससे फिर 3 कम हो रहा है, 0.03 कम हो रहा है। फिर जो एफर्ट है ये बड़ा सुपर लीनियर है प्रॉब्लम साइज के। अब देखिएगा
एफर्ट और साइज ये सुपर लीनियर है, लीनियर भी नहीं सुपर लीनियर है। और यदि इसको देखें आप कि बेसिक कोको मॉडल की बात हो रही है, अगर साइज डबल कर दें आप, ये 30 है, इसको 60 किलो लाइन ऑफ कोड कर दिया, तो इससे क्या होगा, 14 से 28 मंथ होना चाहिए, लेकिन ये केवल 18 मंथ होता है। तो जो डेवलपमेंट टाइम है वो सम लीनियर फंक्शन है प्रोडक्ट साइज का। ये देखिए, अगर आप प्रोडक्ट साइज को डबल कर दें तो डेवलपमेंट टाइम ऐसा नहीं है कि डबल हो जाएगा, तो टाइम जो लगता है तीनों प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए ऑलमोस्ट सेम लगता है। जो डेवलपमेंट टाइम है वो लीनियरली नहीं इंक्रीज कर रहा प्रोडक्ट साइज का, जैसे अभी आपने देखा, क्योंकि एक लार्ज प्रोडक्ट बड़े प्रोजेक्ट के साथ ना बहुत सारी पैरेलल एक्टिविटीज भी चल रही होती है, उनको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, और वो सारी हम जो जितने हमने लोग लगाए हुए हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर्स है, वो सब इसके एक साथ साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो तीनों कैटेगरी के लिए जो डेवलपमेंट टाइम है रफली एक ही है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम 60 किलो लाइन ऑफ कोड कर देते हैं तो 18 मंथ लग रहा है इसमें, और चाहे वो ऑर्गेनिक हो, सेमी डिटैच्ड हो या एम्बेडेड हो। और यदि पैरेलल एक्टिविटीज जो सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा स्कोप हो, वहाँ आप देखिए कि यूटिलिटी प्रोग्राम से ज़्यादा आपको मौका मिल सकता है पैरेलल एक्टिविटीज़ का। तो यदि आपका साइज है 32,000 लाइन ऑफ कोड, तो आप कैसे निकालेंगे, एफर्ट निकालेंगे 2.4 इंटू 32,000 है, ये किलो लाइन ऑफ कोड है, तो सीधा 32 लिख देंगे टू द पावर ऑफ 1.05। ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर है ना ये, तो इसका फॉर्मूला यही है, तो 91% मंथ हो गया। अगर डेवलपमेंट टाइम निकालना है तो 2.5, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है तीनों के लिए। अब यहाँ पर एफर्ट लेके आ जाएंगे आप, यहाँ रखेंगे टू द पावर ऑफ 0.8, वो होता है 14 मंथ्स। दिखा आपने। फिर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल की बात करें तो जो बेसिक कोकोमो मॉडल है वो अज्यूम करता है, वो समझता है कि जो एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम है ये प्रोडक्ट साइज पे ही डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम को अफेक्ट करें, केवल लाइन ऑफ कोड से नहीं चलेगा। रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, जो केस टूल्स है या जो मॉडर्न फैसिलिटीज है डेवलपर्स के लिए, जो साइज ऑफ डेटा वो कितना हैंडल किया जा रहा है। तो इसीलिए एक्यूरेट एस्टिमेशन के लिए इंटरमीडिएट कोकोमो इन्होंने कहा कि जो रेलिवेंट पैरामीटर जो मैंने आपको बताया उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल ये रिकॉग्नाइज करता है इस फैक्ट को। वो कहता है कि जो इनिशियल एस्टिमेट है जो बेसिक कोकोमो द्वारा आ रहा है, वो उसके अलावा उसको रिफाइन करना पड़ेगा 15 कॉस्ट ड्राइवर के साथ, यानी मल्टीप्लायर के साथ। अब अगर मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं तो आप इनिशियल एस्टिमेट को काफी स्केल कर सकते हैं, डाउनवर्ड स्केल कर सकते हैं। और अगर आपकी बड़ी स्ट्रिंजेंट रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट है, नहीं भाई रिलायबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर, तो इनिशियल एस्टिमेट को आप अपवर्ड भी स्केल कर सकते हैं। ये आपका रेटिंग है, अलग अलग पैरामीटर्स को 1 से 3 तक की रेटिंग देते हैं, और फिर इन रेटिंग के हिसाब से जो मैंने बताया ना कि अलग अलग जो ड्राइवर्स हैं, इन रेटिंग के हिसाब से हर एक कॉस्ट ड्राइवर वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एस्टिमेट जो हमें मिलेगा बेसिक कोकोमो से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कॉस्ट ड्राइवर क्लास है, मैं आपको समझाता हूँ, प्रोडक्ट है, इसमें इनहेरेंट ये प्रोडक्ट बताता है जो कॉस्ट ड्राइवर क्लासेस की, जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूटर में जैसे है एग्जीक्यूशन टाइम क्या लगेगा, स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या होगा, पर्सनल का एक्सपीरियंस क्या है उन लोगों का, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के सोफिस्टिकेशन क्या है, टूल्स का जो यूज हो रहा है। तो ये अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर क्लासेस है आपके, इन सबको कंबाइन करके 1 से लेकर 3 तक रेट करके मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, फिर फाइनल निकलता है। तो इसीलिए जो फाइनल आपका मॉडल आ रहा है जो इंटरमीडिएट है वो बेसिक से इतना अलग होता है। अब आगे भी बात करेंगे और भी कुछ बाकी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।